कोवलेंट बॉन्ड पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आज हम कोवलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी पढ़ चुके हैं और आप सभी को आइडिया भी है। कोवलेंट बॉन्ड को बताने के लिए या सहसंयोजक बंध को बताने के लिए हम सिंपल या सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमें मालूम है कि दो हाइड्रोजन एटम्स उतने स्टेबल नहीं होंगे जितने कि वो आपस में जुड़ने के बाद जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे तब वो हो जाएंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है जो आप अपनी 10th या 11th क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि इसका मीनिंग उतने अच्छे से ना समझा हो। आज फिर से मौका है समझने का। इस डायग्राम में ये पोटेंशियल एनर्जी हमने लिया है और इधर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई लिया है। अगर मान लें इस डैश लाइन के अलोंग हम दो हाइड्रोजन एटम्स को लेके आ रहे हैं। मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है और दूसरा हाइड्रोजन एटम इस डैश लाइन के अलोंग लेके आ रहे हैं। तो उसको मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर से यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है कि ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, अभी इन दोनों के बीच में गैप है। जब गैप है तो इनकी जो एनर्जी है वो यहाँ कहीं है। लेकिन जैसे जैसे दोनों हाइड्रोजन एटम्स को नज़दीक लाते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये क्लोज आ गए हैं, तो अब ये एनर्जी रिड्यूस हो रही है। ये एनर्जी इसलिए रिड्यूस होती है क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें नेगेटिव चार्ज है। तो एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है और दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करने लगता है और इस अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग शुरू होती है, प्रारंभ होती है और इस अट्रैक्शन की वजह से इस सिस्टम की एनर्जी कम होती है। हमें मालूम है कि बॉन्ड बनने का मतलब है सिस्टम की एनर्जी कम होना। सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो सिस्टम स्टेबलाइज होगा, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर एनर्जी होगी तो चीज़ स्टेबल नहीं रह पाएगी, वो इधर उधर घूमेगी या इधर उधर जाएगी या कोई एक्टिविटी शो करेगी। लेकिन जब एनर्जी नहीं है तब उस केस में ये स्टेबलाइज हो जाएगी। तो कोई भी सिस्टम बॉन्ड बनाता है टू गेट स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। और स्थायित्व प्राप्त करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है कि सिस्टम में से एनर्जी रिलीज आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स सॉलिटरी थे, अलग अलग थे, तब इनकी एनर्जी ज़्यादा थी, क्योंकि ये जो लाइन है ये एनर्जी कर्व को बता रही है। और जैसे जैसे ये हाइड्रोजन क्लोज आते जाएंगे वैसे वैसे ये एनर्जी में भी चेंज आता जाएगा और क्लोज आने पर एनर्जी कम होती जाएगी और फाइनली ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स इतने क्लोज आ जाएंगे कि जिसे हम बोलेंगे कि अब दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया है। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच की दूरी होगी, यानी दोनों हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस हैं इनकी जो बीच की दूरी है ये है 0.74 एंगस्ट्रॉम और इसे ही हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। इस बॉन्ड लेंथ पर ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स आकर स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, जैसे ही ये इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर आएंगे वैसे ही अब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों बराबर हो जाएंगे।
प्रश्न ये है कि आकर्षण बल के हमें मालूम है कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। प्रतिकर्षण बल कौन कौन से हैं? वो हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे। जब तक ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स दूर दूर थे तब तक इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस बहुत कम थे, ना के बराबर थे। लेकिन जैसे जैसे ये क्लोज आते जाते हैं वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ते जाते हैं, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, जिसे मैंने कहा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं। अब अगर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को दूर ले जाएंगे, दूर दूर करेंगे, यानी ग्राफ को हम इस तरीके से फॉलो करेंगे, तो एनर्जी रेज होगी, क्योंकि आप इनके अट्रैक्टिव पुल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को या न्यूक्लियस को और क्लोज लाना चाहें और नज़दीक लेना चाहें, तो उस केस में भी ये एनर्जी रेज होगी, क्योंकि अब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे और ये वापस इसको नीचे गिराना चाहेंगे, यहीं लेके आना चाहेंगे। इधर जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे, वो वापस धक्का देके इसको यहीं लाना चाहेंगे। तो इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन्स एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसे हमने कहा बॉन्ड लेंथ पर, स्टेबलाइज हो जाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि दो हाइड्रोजन एटम्स कम स्टेबल हैं अलग अलग, लेकिन जैसे ही वो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो अब ये स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें कि दोनों हाइड्रोजन आपस में एक अट्रैक्शन फील करते हैं और बंधे हुए रहते हैं, इस बॉन्ड को ही हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इस कोवलेंट बॉन्ड को में दोनों हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। इस चीज़ को हम लुईस फार्मूला से समझते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या है और उससे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसको लुईस इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट या लुईस फार्मूला से समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये पहले आप पढ़ चुके हैं। हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू लुईस एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स एक से होते हैं, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है डॉट, और ये क्रॉस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, यहाँ पर डिफरेंस शो किया गया है। ये दोनों हाइड्रोजन्स जब नज़दीक आते हैं तो वो इस तरीके से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर शेयरिंग से क्या मतलब है कि एक्चुअली ये हाइड्रोजन एटम्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों हाइड्रोजन एटम्स का अधिकार हो जाता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि एक्चुअली हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है बीच में और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पर भी ऐसी दिखाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ घूम रहा है, इधर भी चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में डॉट इलेक्ट्रॉन भी घूमेगा और क्रॉस इलेक्ट्रॉन भी घूमेगा। ठीक इसी तरीके से तो इस पार्ट में एक्चुअली हम बोलेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैं। तो वस्तुतः इस कोवलेंट बॉन्ड को बनाने में एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही न्यूक्लियस या दोनों ही हाइड्रोजन्स की प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि अब वो दोनों के एटलीस्ट पार्शली ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं। उनका जो डेजिग्नेटेड ऑर्बिटल था उसमें वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, एटलीस्ट पार्शियली।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन आंशिक रूप से तो दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ रीजन में घूम रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैं, और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन न केवल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है, बल्कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी हमें इस तरीके का कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसे मैंने क्रॉस से दिखाया है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों का बीच में शेयर हो जाए। इस स्ट्रक्चर को देख के पता लगता है कि अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी हैं। और इस क्लोरीन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं ही, इसके अलावा अभी दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोरीन के हैं। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। लुईस के अनुसार हर एक एटम नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लेना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो मोस्ट स्टेबल सिस्टम है, सबसे स्टेबल सिस्टम है। इसलिए कोशिश रहती है किसी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग में कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अटेन करे, प्राप्त करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग की बात करें तो हमें मालूम है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक में ये एक्स्ट्रा बना दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। और ये कोशिश करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आर्गन की तरह हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे सकता है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लेने से इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, इसका अष्टक पूर्ण नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या आर्गन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये 3 अलग अलग हाइड्रोजन से 3 अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इसमें ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के होंगे, और जहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी होंगे। और इस तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और हाइड्रोजन का हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स की हम बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड, एक तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए जिनकी अभी तक हमने बात की है, और दूसरा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, और तीसरा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इन तीनों टाइप्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।